हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के यूज केसेस के बारे में जो 2022 में हमें ब्लॉकचेन सेक्टर में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज किया है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। आइए नजर डालते हैं कुछ एक बेस्ट यूज केसेस के बारे में। ब्लॉकचेन को आपने समझा डिटेल में कि पिछले वीडियो में हमने जो बताया था कि ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की तरह काम करता है और बेसिकली इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपके सारी की सारी ट्रांजैक्शन है उनको स्टोर करके रखना फॉर द फ्यूचर पर्पस। और ये एक पब्लिकली एक्सेसिबल लेजर होता है। इसका यूजेस अभी तक हमने क्रिप्टोकरेंसी में देखा, इसके अलावा भी काफी सारे सेक्टर्स है जिनमें ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज है ब्लॉकचेन की और इसकी यूटिलिटीज है, उनको ध्यान में रखते हुए काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में फ्रॉड और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ब्लॉकचेन का यूज काफी ज्यादा देखने को मिलता है और मिलेगा आने वाले टाइम में। जैसे वॉलमार्ट ने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के लिए और कॉस्ट रिडक्शन के लिए ब्लॉकचेन का यूज कुछ एक साल पहले ही शुरू कर दिया था। अभी भी रिसेंटली डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा कई और भी सेक्टर्स है जहां पे ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से सेक्टर है जिनमें हम ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं और कौन कौन से सेक्टर है जो काफी ज्यादा एफिशिएंट है 2022 के अंदर। जिनमें से बेस्ट एग्जांपल आता है बैंकिंग सेक्टर का। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है, जो फाइनेंस के अंदर यूज हो रहा है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर यूज होने के कारण जो करंट जो सेंट्रल बॉडीज है लाइक आरबीआई है या कोई भी प्राइवेट बैंक है, उनको रिप्लेस करने की कैपेबिलिटीज ये ब्लॉकचेन रखती है। इसके अलावा जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसमें वॉलमार्ट का भी एक एग्जांपल है। इसके अलावा अब अमेजोन है, वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए और मॉनिटरिंग के लिए जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे ब्लॉकचेन की और भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। मेन ब्लॉकचेन का फंक्शन क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स हमें सेंट्रलाइज सिस्टम में फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन ने सॉर्ट आउट किया है। तो इसकी वजह से ब्लॉकचेन का एडॉप्शन रेगुलेट होने के बावजूद और ना होने के बावजूद भी काफी ज्यादा इसका अडॉप्शन मास लेवल पे हुआ है। इसके अलावा एक पेमेंट प्रोसेसिंग में और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में भी ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमने देखा है कि बैंक में अब अगर आप पेमेंट ट्रांसफर करने जाते हैं, आपको इंडिया से यूएसए में पेमेंट ट्रांसफर करना है, तो सबसे बड़ा इश्यू आता है कि आपकी प्रोसेसिंग में इतना टाइम लगता है कि वो पेमेंट 2 से लेके 7 दिनों के बीच में स्टक हो जाती है, उसके बाद वो पेमेंट डिलीवर होती है। इसके अलावा आपको डिफरेंट चार्जेस भी उसमें पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो बनी होती है रेगुलेटरी बॉडीज के प्रिंसिपल्स की वजह से ही कह लो, या रेगुलेटरी बॉडीज के एक मेन बेस होता है, उसकी वजह से इन सभी चीजों को रिपल एक क्रिप्टोकरेंसी है जो कि ब्लॉकचेन बेस क्रिप्टोकरेंसी है जो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए बिलियन डॉलर ट्रांसफर करने के लिए एक आधार बनाया हुआ है जिसका यूज करके हम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या डिजिटल आइडेंटिटी के तौर पे भी तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए भी काम आती है। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल एनएफटी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक ऑनरशिप और एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराने का एक बेस्ट वे है जो आजकल काफी ट्रेंडिंग साबित हो रहा है। इसके अलावा एक दो स्टार्टअप्स है जो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे सिविक था जो प्रोजेक्ट जो ग्लोबल डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाता था, और इसके अलावा और भी कई स्टार्टअप्स है जो इस पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। रॉयल्टी प्रोटेक्शन एंड कॉपीराइट, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम में एनएफटी का। जैसे कि आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं, आर्ट्स बनाते हैं, और भी कोई फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, म्यूजिक होता है, और भी कोई आपकी वर्क आर्ट होती है, ई बुक है, उन सभी की एक कॉपीराइट है। उस चीज को कॉपीराइट देने के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है और आज के टाइम में ये हो भी रहा है। आने वाले कई सालों में इसका मास लेवल पे एडॉप्शन देखने को मिलेगा। और साइबर सिक्योरिटी में काफी बड़ा अहम रोल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। जो हैक होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द हैक होते हैं, कुछ एक हैक ऐसे होते हैं जो
हमें यूजर्स के द्वारा उन चीजों को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए एक ब्लॉकचेन पे एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। उस स्टैंडर्ड के द्वारा पूरी की पूरी सिक्योरिटी है वो ट्रैक होती है और डिसेंट्रलाइज मैनर में होती है। इसके अलावा कोई भी फिशिंग है, इस तरीके के हैक से बचा जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो यूटिलिटी केस है वो देखने को मिलता है हमें डिजिटल वोटिंग में। आज के टाइम में आपने देखा होगा इंडिया में कि आप कोई भी इलेक्शन होता है वहां पे एक ईवीएम का इशू बना दिया जाता है कि ईवीएम हैक हो गया, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गई या गवर्नमेंट उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रही है। तो एक ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम होने की वजह से तो ब्लॉकचेन को मोर ही एफिशिएंट इसमें दिखाया जा सकता है। लाइक डिजिटल वोटिंग हो रही है, उसमें ब्लॉकचेन का यूज करके भी हम वोटिंग सिस्टम एक सेंट्रल लेवल पे प्राइवेट ब्लॉकचेन का यूज करके भी हम वोटिंग करवा सकते हैं और ये वोटिंग में एक काफी ज्यादा इफेक्टिव टूल साबित हो सकता है इन अपकमिंग टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज के बारे में काफी सारी रिसर्च करने के बाद में डिजिटल वोटिंग में अपकमिंग टाइम में इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रही है। रियल स्टेट में भी ब्लॉकचेन का काफी ज्यादा यूज देखने को मिलता है। रियल स्टेट में सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, चाहे वो डिजिटली हो या फिजिकली हो, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, एक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होता है, उसमें काफी सारा लेंथी प्रोसेस होता है। कई कंट्रीज में इजी होता है, कई कंट्रीज में लेंथी होता है। बट अगर ये सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन बेस हो तो डिजिटल ऑनरशिप है वो देना आसान हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंटेशन में, वेरिफिकेशन में जो प्रोसेस में टाइम लगता है और जो कॉस्ट लगती है उसको भी इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो ऑनरशिप है। इसके अलावा बाइंग सेलिंग आसान हो जाएगी और फास्ट भी हो जाएगी। तो ये रियल स्टेट का एग्जांपल भी हमें देखने को मिला है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड जो मेटावर्स के अंदर है, जो एक डिजिटल फॉर्म में आपको एक ऑनरशिप प्रोवाइड कराता है। आप कोई भी चीज़ है वो बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो रियल वर्ल्ड में भी आने वाली है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में जान रहे हैं कि आज ब्लॉकचेन है कितना बड़ा सेक्टर बन चुका है। जब 2015-16 में जब हमें इस फील्ड में एंटर किया था तब हमें ब्लॉकचेन का नाम कम सुना था और क्रिप्टो करेंसीज का ज्यादा सुना था, क्योंकि ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी होने से क्रिप्टो करेंसी का नाम ज्यादा था। और आज ब्लॉकचेन सेक्टर इतना बड़ा एमर्ज हो चुका है कि आज इसको डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी इसको यूज किया जा रहा है और करने वाली जो कंपनीज है उनमें भी काफी ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर और मेडिकेयर में भी ब्लॉकचेन का काफी वास्टली यूज हो सकता है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हिंदुस्तान में जब कोविड सिचुएशन आई थी, कोविड-19 की जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, उस टाइम में कोविन ऐप थी जो ओपन सोर्स थी, जिसमें आपको आपका जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, जो वैक्सीनेशन है, उस सभी का रिकॉर्ड वहां पे रखा जाता है। तो वो एक सेंट्रलाइज बॉडी होने के कारण वहां पे ब्लॉकचेन का भी यूज किया जा सकता था, जो टोटली इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मींस आपका कोई भी डाटा टेम्पर नहीं कर सकता, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और वही चीज कोविन ऐप ने करके दिखाई है, बट इसको और भी बेटर बनाया जा सकता था जो ब्लॉकचेन बेस है। और हेल्थ केयर में एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, रिसर्च होते हैं। आज कोई भी वैक्सीनेशन आ रही है, एक ग्लोबल लेवल में एक रिसर्च के तौर पे भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरीके से बनाई गई है कि आप ग्लोबल लेवल पे रिसर्च हो रही है। लाइक एक साइंटिस्ट इंडिया में बैठा है, एक यूएसए में बैठा है और एक यूके में बैठा है। इन सभी के बीच में जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन और रिसर्च होती है, उन सभी चीजों की एक्सचेंज करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफी इफेक्टिव और कॉस्ट सेविंग प्रोसेस मानी जाती है। इसके अलावा एसेट्स मैनेजमेंट, आपने देखा होगा कि डे बाय डे जैसे जैसे क्रिप्टो मार्केट आगे बढ़ रहा है, ब्लॉकचेन का एडॉप्शन है, डीफाई, एनएफटीज, ये सभी चीजें आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, उसमें भी एक आपका एसेट मैनेजमेंट के तौर पे भी ब्लॉकचेन को देखा जाता है। वहाँ पे
काफी सारा ऐसा फंड है जो ब्लॉकचेन के बेस पे डेली बेसिस पे वॉल्यूम ट्रांजैक्ट होता है। ऐसी चीजें जो एसेट मैनेजमेंट के अंदर आती है, वो चाहे सेंट्रलाइज हो चाहे डिसेंट्रलाइज हो, तो ब्लॉकचेन का यूज पब्लिक और प्राइवेट और हाइब्रिड ब्लॉकचेन लेके भी इनका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक आज के टाइम में है। एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कोई भी क्रिएटर होता है वो अपनी एक डिजिटल ऑनरशिप के साथ में लाइक NFT भी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा अपने म्यूजिक है, अपना वीडियो है, वो ब्लॉकचेन बेस एक पेटेंट ले सकता है, एक कॉपीराइट ले सकता है, एक ऑनरशिप में मिल जाती है। ऐसी ही काफी चीजें हमें देखने को मिली है। प्रीवियसली अमिताभ बच्चन ने एक NFT क्रिएट किया था, तो वो एक जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस था और NFT भी था। इसके अलावा जैसे एक सिंगर है, एक इंडिया के एक बहुत फेमस सिंगर है, उन्होंने भी अपना एक सॉन्ग है वो मेटावर्स के अंदर ब्लॉकचेन बेस प्लेटफॉर्म है जो मेटावर्स है, जो एक एडवांस वर्जन है वेब 2 का और वेब 3 का, एक कॉम्बिनेशन कई टेक्नोलॉजीज का है। उनमें उन्होंने सॉन्ग रिलीज किया और वर्ल्ड की वो पहली वुमन सिंगर बन गई जो इंडिया से बिलोंग करती है। तो इसे ही एक इंश्योरेंस सेक्टर में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया में LIC है और भी अदर इंश्योरेंस कंपनीज है जो एक डाटा स्टोर करके रखती है कि कौन सा यूजर है, उसका कितनी की पॉलिसी ली हुई है, और वो सारा डाटा आपका एक मैनेज होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम में। अगर बाय द वे अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, आपका डाटा ब्रीच हो जाता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है, क्योंकि किसी का जो बीमा है और पॉलिसी है वो किसी 50 ईयर के लिए होती है, किसी की 20 ईयर के लिए होती है। इतना लेंथी प्रोसेस मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन काफी वास्ट साबित हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी ब्लॉकचेन का यूज किया जा सकता है, जो ग्लोबल कोर्सेज भी आप इशू कर सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो एक सेंट्रलाइज, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक सेंट्रलाइज एजुकेशनल ब्लॉकचेन बना सकती है जिसके बेस पे AICTE के द्वारा जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है वो ब्लॉकचेन बेस इशू किए जाएं। लाइक आपने प्रीवियसली जो कोर्स किया है, BA MA BTech जो भी किया है, इसमें जो भी डिग्री आपको मिल रही है वो एक यूनिवर्सिटी के सेंट्रलाइज पोर्टल से आपको इशू की गई है और सेंट्रल उसका रिकॉर्ड भी यूनिवर्सिटी के पास है। बट उन सभी को ब्लॉकचेन बेस बना दिया जाए तो कैसा रहेगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसे ही एक लॉजिस्टिक सप्लाई होती है जो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई है। जैसे USA को इंडिया से कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, उन सभी लॉजिस्टिक की सप्लाई के लिए अगर आपने एक कई चीजें देखी होगी कि लॉजिस्टिक सप्लाई में जो प्रॉब्लम आती है, कोई लॉजिस्टिक मिसप्लेस हो जाता है, किसी में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, उन सभी चीजों की सप्लाई एक लीनियर सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए लॉजिस्टिक का भी इस्तेमाल होता है। लाइक इंडस्ट्री पर्पसेस के लिए कई लॉजिस्टिक सामान होते हैं जो जिनका ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट होते हैं और उन सभी के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। इसके अलावा एक ह्यूमैनिटेरियन एड है, इसके अंदर भी ब्लॉकचेन का यूज हो सकता है। लाइक आप कोई चैरिटी दे रही हैं और चैरिटी के लिए आपने लेट्स सपोज कि आप अफ्रीका में कोई स्कूल है उसके लिए आपने चैरिटी दिया है, उसके लिए भी आपको कुछ बैंकिंग प्रोसीजर है और टैक्सेशन है, उन पॉलिसीज से गुजरना पड़ता है। तो इसके अलावा आप अगर ह्यूमैनिटेरियन एड आप पर्सनली लेवल पे करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन हो जाती है। स्पेशली आप देखो इंडिया में, अगर इंडिया में कोई बाहर से पैसा आ रहा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा एप्लीकेशन है, जैसे आप ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहते हैं पर्टिकुलर स्कूल को, तो वहां से आप डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स है, जैसे एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सभी में ब्लॉकचेन काफी इफेक्टिव साबित होने वाली है। जैसे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने खुद ब्लॉकचेन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैर जमाने के लिए अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया है। इसके अलावा और भी कई सारे जो यूज है, जैसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है ब्लॉकचेन। जैसे कि आप एग्रीकल्चर का जो भी डाटा है, रिसर्च है, वो सभी चीजें आप एक ब्लॉकचेन बेस पब्लिक लेजर है उसके ऊपर डाल सकते हैं। वहां से रिसर्च में भी इजी होता है, किसी भी फार्मर्स के लिए कोई भी सीड है
कोई भी फर्टिलाइजर है, उन सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड भी रहता है कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। ये सारी चीज़ें आपके ब्लॉकचेन के पब्लिक और प्राइवेट लेजर पे स्टोर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पज के लिए ब्लॉकचेन का यूज कर रही है। तो इसके अलावा और भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी राजस्थान और तमिलनाडु के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी में भी ब्लॉकचेन के डाटा स्टोरेज और ब्लॉकचेन में एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए भी इस पे काम हो रहा है। इसके अलावा सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग बात जो मैं बताने वाला हूँ, जो इस वीडियो में नहीं है, कि आप ब्लॉकचेन में जैसे जैसे ये सारे फील्ड खुलते जा रहे हैं, इसके अलावा इसमें एक करियर का ऑप्शन भी आपके सामने एक खड़ा हुआ है, जो आप एक अच्छा करियर भी इसमें बना सकते हैं। ब्लॉकचेन एनालिस्ट हो जाता है, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हो जाता है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी हो जाता है। इसमें और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, इस पे अलग से एक दिन वीडियो बनाएंगे। बट अभी जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है हमारा इंडिया में, जो क्रिप्टो टैक्सेशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, 30% टैक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है, उस पे आने वाले टाइम में एक लेंथी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे की सारा जो टैक्स है उसको डिकोड करेंगे हम। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।